ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। तैयार हो जाइए टू अनलीश योरसेल्फ। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर। अधिकांश राज्यों की भी सत्ता से बाहर होने पर यही कांग्रेस पार्टी खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के वोटों की खातिर आए दिन किस्म किस्म की नाटकबाजी करती रहती है। जबकि इन वर्गों के मामले में इस पार्टी की सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में होती है और इनके अच्छे दिन होते हैं तो तब इस पार्टी को इन वर्गों का विकास व उत्थान आदि याद नहीं आता है तथा न ही इनको महिलाओं की भी भागीदारी याद आती है। इतना ही नहीं बल्कि इस पार्टी के बाद खासकर यहाँ उत्तर प्रदेश में सपा व बीजेपी आदि की बनी सरकार में भी यूपी की जनता हर मामले में व हर स्तर पर काफी ज्यादा दुखी रही है। सपा की सरकार में तो अधिकांश यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व अराजक तत्वों एवं सरेआम लूट खसोट करने वालों का ही राज रहा है, जिसकी खास वजह से ही इस सरकार में आए दिन यहाँ जाति व धर्म के नाम पर तनाव व दंगे आदि होते ही रहे हैं। प्रदेश में विकास के कार्य भी ज्यादातर यहाँ एक विशेष क्षेत्र व एक समुदाय के लोगों तक ही सीमित होकर रह गए हैं। खासकर दलितों व अति पिछड़े वर्गों के मामले में हर स्तर पर हमें इनका सोतेला रवैया ही देखने के लिए मिला है। जब समाजवादी पार्टी पावर में थी तो खासकर दलितों व अति पिछड़े वर्गों के मामले में हर स्तर पर हमें इनका सोतेला रवैया ही देखने के लिए मिला है। इसके साथ ही इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को सम्मान देना तो सपा सरकार में इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को सम्मान देना तो बहुत दूर की बात रही, बल्कि इनका अधिकांश अनादर ही किया गया है, जिसके अनेकों उदाहरण आप लोगों के सामने हैं। जैसे मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो सपा सरकार जो अपने आज जो चुनाव के समय में, अभी तो उनकी सरकार नहीं है, लेकिन आज समाजवादी पार्टी ये जो जगह जगह ये कहती है और महापुरुषों का भी अनादर हुआ है। जैसे आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी तो सपा सरकार में SC/ST का सरकारी ठेकों में आरक्षण खत्म कर दिया गया। जब BSP पावर में थी, इंडिया में पहली BSP की सरकार थी जिस सरकार ने तो SC/ST का सरकारी ठेकों में आरक्षण की व्यवस्था की थी। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी पावर में आई तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने SC/ST का सरकारी ठेकों में आरक्षण खत्म कर दिया। पदोन्नति में आप लोगों को मालूम है कि जब पदोन्नति में आरक्षण का बिल पार्लियामेंट में आया तो समाजवादी पार्टी के सांसदों ने इस बिल को फाड़ दिया था और इस बिल को पास नहीं होने दिया। SC/ST के छात्रों का विदेश जाकर पढ़ाई करने की योजना को समाजवादी पार्टी की सरकार ने खत्म किया। पंचशील नगर का नाम बदलकर हापुड़ कर दिया गया। ये भी मैं बताना चाहती हूँ हापुड़ जिले के लोगों को, पंचशील नगर का नाम बदलकर हापुड़ कर दिया गया। संत रविदास नगर का नाम बदलकर भदोई कर दिया गया सपा सरकार में। भीमनगर का नाम बदलकर संबल कर दिया। छत्रपति शाहू जी महाराज मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज कर दिया। मान्यवर श्री कांशीराम जी कृषि विश्वविद्यालय बांदा का नाम बदल दिया गया। मान्य कोर्ट के निर्णय की आड़ में
अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारियों का गलत तरीके से डिमोशन किया गया। सपा सरकार में ही अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों का शून्य शुल्क पर प्रवेश समाप्त कर दिया। अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों की शुल्क प्रतिपूर्ति पर 60% की बाध्यता लगाकर उनकी छात्रवृत्ति रोकने का काम किया गया। मान्यवर श्री कांशीराम जी अरबी फारसी विश्वविद्यालय का नाम बदलने का काम सपा सरकार ने किया। लखनऊ के गोमती नगर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क जो बीएसपी की सरकार में बनाया गया था, उसका नाम बदलकर जनेश्वर मिश्र पार्क कर दिया गया। ये सपा सरकार का कारनामे हैं। सरकारी भूमि आवंटन में SC/ST को मिलने वाली प्राथमिकता को खत्म कर दिया गया। SC/ST की भूमि खरीद को लेकर नया संशोधन लेकर आए, जिसमें बिना डीएम के अनुमति के कोई भी उनकी जमीन खरीद सकता था, जिससे इन कमजोर वर्गों की जमीन को हथिया लिया जा सके। ये है अंबेडकर, ये है समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव के अंबेडकरवादी सोच है। आप लोग समझ सकते हैं कि सपा सरकार में किस तरीके से वीकर सेक्शन की उपेक्षा की गई है। इसी प्रकार भाजपा सरकार की भी नीतियां व कार्यशैली अधिकांश यहाँ जातिवादी, पूंजीवादी एवं आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे को ही लागू करने पर टिकी रही हैं, जिससे प्रभावित एवं शिकार हुए लोगों का इस सरकार में सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। साथ ही इनका हर स्तर पर काफी ज्यादा उत्पीड़न भी किया गया है। धर्म के नाम पर हमेशा यह तनाव व नफरत आदि का वातावरण ही बना रहा है। प्रदेश में हर प्रकार के अपराध भी काफी ज्यादा बढ़े हैं। खासकर दलित व महिलाएं भी इस सरकार में कतई भी सुरक्षित नहीं रही हैं। लेकिन मीडिया में इनके आंकड़ों को अधिकांश दबा दिया जाता है। इसके अलावा प्रदेश में गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हित व कल्याण के लिए वर्षों से जो भी यहाँ सरकारी योजनाएं चल रही थी, तो उनका भी इन्हें सरकार में सही से पूरा लाभ नहीं मिला है। भाजपा सरकार में, वर्तमान भाजपा सरकार में इसका सही से पूरा लाभ नहीं मिला है। खासकर दलितों व पिछड़ों को आरक्षण का भी पूरा लाभ नहीं मिल सका है, क्योंकि इन्होंने मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ बड़े बड़े सरकारी कार्य ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही कराए हैं, जिसमें इनके लिए आरक्षण की कोई भी व्यवस्था नहीं है। सरकारी नौकरियों में भी इनका आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया है। मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ तो बीजेपी की सरकार में अधिकांश पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि इस बार बीजेपी की सरकार में अपर कास्ट समाज में से विशेषकर प्रबुद्ध वर्ग भी हर मामले में अपने आप को काफी ज्यादा उपेक्षित महसूस करता रहा है। इसके अलावा इनकी गलत आर्थिक नीतियों के कारण यहाँ गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ी है। खासकर चुनाव घोषित होने से पहले तो पूरे देश में डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस आदि की आए दिन बड़ी कीमतों ने तो जनता की काफी ज्यादा मुश्किलें बढ़ाई हैं। और ऐसा लगता है चुनाव खत्म होने के बाद उन्हें इनकी कीमतें बढ़ा दी जाएंगी। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के किसान भी केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण काफी ज्यादा दुखी व परेशान भी रहे हैं और अभी भी परेशान हैं। प्रदेश में बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं मिलने के कारण ही ज्यादातर इनको इस सरकार में भी पलायन करना पड़ा है। कांग्रेस की आप लोगों को मालूम है कि आजादी के बाद लंबे अरसे तक
कांग्रेस सत्ता में रही। यहाँ रोटी रोजी के साधन नहीं मिले, रोटी रोजी के लिए लोग पलायन करके चले गए। और उसके बाद जब चाहे सपा पावर में आई हो, चाहे बीजेपी पावर में वर्तमान में चल रही है, तो इन सभी पार्टियों की सरकारों में रोटी रोजी के लिए यहाँ पर जो बेरोजगार लोग हैं उनको पलायन करना पड़ा है, क्योंकि जब यहाँ की सरकारों ने रोटी रोजी के साधन नहीं दिए तो उनको पलायन करना पड़ा। यूपी में बहुजन समाज पार्टी की ही अकेली एक ऐसी सरकार थी कि इस सरकार में ना तो लोग पलायन करके गए बेरोजगार लोग, बल्कि जो दूसरे राज्यों में रोटी रोजी के लिए चले गए थे वो भी वहाँ से पलायन करके अपने नेटिव स्टेट में, अपने खुद के प्रदेश में इधर वो आ गए थे। इस प्रकार से इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में शुरू से ही यहाँ यूपी की जनता काफी ज्यादा दुखी व परेशान रही है। विशेषकर कोरोना महामारी के दौरान तो इन सभी की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है। ऐसे में इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों से निजात पाने के लिए अभी चुनाव में यहाँ प्रदेश की जनता को अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार बनाना बहुत जरूरी है, जिसने अपने चारों रहे शासनकाल के दौरान बिना पक्षपात वे भेदभाव आदि के यहाँ कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों के साथ साथ सब समाज में से गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, व्यापारियों, कर्मचारियों, वकीलों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के साथ ही युवाओं, छात्रों, महिलाओं व बुजुर्गों आदि के भी विकास एवं उत्थान के लिए अनेकों ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। वो कार्य फिर से जब हमारी सरकार बन जाएगी तो वो कार्य फिर से यहाँ शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा बीएसपी की रही सरकार में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी विभिन्न रूपों में पूरा आदर सम्मान दिया गया है। जब बीएसपी यहाँ पावर में रही, जिनकी यहाँ सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में काफी ज्यादा उपेक्षा की गई है, लेकिन इनके सम्मान में जब बीएसपी पावर में आ जाएगी, उन्हें पावर में आ जाएगी तो फिर इनके सम्मान में आगे भी कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इसके साथ साथ बीएसपी की सरकार में पूर्व की तरह ही यहाँ सभी वर्गों, धर्मों व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हितों में भी फिर से ऐतिहासिक कार्य किए जाएंगे। प्रदेश में विशेषकर गरीबी व बेरोजगारी आदि को दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे और ये हमारी सरकार का इस बार भी फिर से मुख्य एजेंडा होगा। पश्चिमी यूपी के लोगों को मालूम है कि जब मेरी सरकार थी और पुलिस में भर्ती हुई और विभिन्न विभागों में भर्ती हुई तो बड़े पैमाने पर पूरे उत्तर प्रदेश में जो नवयुवक लोग थे बेरोजगार, उनको रोटी रोजी के साधन मिले। आपके पश्चिमी यूपी में पुलिस विभाग में हमारे जाट समाज के लोगों को मालूम है कि बिना किसी रिश्वत के उनकी बड़े पैमाने पर भर्ती की गई। आगे भी इनका पूरा ध्यान रखा जाएगा। साथ ही किसी भी मामले में जब हमारी पार्टी पावर में आ जाएगी तो सत्ता में आने के बाद तो फिर किसी भी मामले में किसानों को भी निराश नहीं होने दिया जाएगा। हमारे किसान भाइयों को मालूम है कि जब बीएसपी पावर में थी तो हमने यूपी में तो गन्ना किसानों का जो बकाया पड़ा था वो इनको दिया, इनको उचित दाम दिया और खेती करने के लिए जो उनकी जरूरतें थी, साधन थे, वो भी हमने सस्ते दामों सस्ते मुहैया कराए इनको। ये भी हमारे किसान भाइयों को मालूम है। और पश्चिमी यूपी के किसान तो आज याद करते हैं कि जब बीएसपी पावर में थी तो हमें गन्ने का पूरा दाम मिलता था, बकाया पूरा हमको मिल गया था। मेरे ख्याल 5 साल में
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो गन्ने का जो दाम है मेरे ख्याल को बराबर नहीं बढ़ाया है, इसलिए किसान बड़े निराश हैं। लेकिन जब बीएसपी पावर में आ जाएगी तो किसानों को निराश नहीं किया जाएगा। मैं पश्चिमी यूपी के किसान भाइयों को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ। इसके अलावा मैं मेरठ मंडल के लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि आपके यहाँ जो भी स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। वैसे तो आप लोगों को मालूम है कि आपके नजदीक ही तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा है। जब हमारी सरकार बनी तो हमारी सरकार ने तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा को मिलाकर नया जिला बनाया और उस नए जिले का नाम गौतम बुद्ध नगर के नाम से रखा। गौतम बुद्ध नगर का काफी विकास किया। गौतम बुद्ध नगर में हमने गौतम बुद्ध के नाम से विश्व विख्यात यूनिवर्सिटी बनाई। ये भी आप लोगों को मालूम है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वहाँ के डेवलपमेंट के मामले में हमने पूरा ध्यान रखा, जिसके कारण तो बड़े पैमाने पर लोगों ने इधर आकर निवेश किया गौतम बुद्ध नगर में और पश्चिमी यूपी के लोगों को काफी रोटी रोजी के साधन मिले। इसका श्रेय न सपा की सरकार को जाता है न बीजेपी की सरकार को, इसका पूरा श्रेय जाता है बहुजन समाज पार्टी की सरकार को। इसके साथ ही केंद्र में यूपी की सरकार के भी मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, जब बीएसपी पावर में आ जाएगी, इस बार बीएसपी जरूर पावर में आएगी क्योंकि इतनी ठंडी है, मौसम खराब है, फिर भी आप लोग बड़े पैमाने पर इधर मुझे सुनने के लिए आए हैं। तो मैं समझती हूँ कि उससे ऐसा लग रहा है कि इस बार आप लोगों की सरकार जरूर आएगी, जरूर आएगी। और जब बीएसपी पावर में आ जाएगी तो फिर केंद्र में आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि फिर केंद्र में यूपी सरकार के भी विवादित नियमों व कानूनों को यहाँ लागू नहीं होने दिया जाएगा। जो विवादित नियम और कानून है उनको लागू नहीं होने दिया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि बीएसपी की रही सरकार में जिन महान संतों, गुरुओं एवं महापुरुषों आदि के आदर सम्मान में व उनके नाम पर जनहित की जो अनेकों योजनाएं शुरू की गई थी, साथ ही नए जिलों के नाम भी रखे गए थे, तो उन्हें अधिकांश सपा सरकार द्वारा बदल दिया गया है, जिससे उनके प्रति इनकी हीन व जातिवादी मानसिकता भी साफ झलकती है तथा जिन्हें फिर बीएसपी की सरकार बनने पर जरूर बहाल कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ बीएसपी की रही सरकार में सर्व समाज के व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हितों में जो अनेकों महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक फैसले लिए गए थे, जिन्हें सत्ता परिवर्तन होने पर बाद में सपा व बीजेपी की सरकार ने ज्यादातर दरकिनारी कर दिया है, तो उन्हें भी फिर से शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही बीएसपी की सरकार बनने पर यहाँ बीजेपी व सपा आदि के शासनकाल की तरह कानून व्यवस्था को किसी भी कीमत पर खराब व लचर नहीं होने दिया जाएगा और हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज कायम किया जाएगा। जाति व धर्म के आधार पर यहाँ लोगों का किसी भी प्रकार से शोषण व उत्पीड़न आदि नहीं होने दिया जाएगा, जैसा कि वर्तमान भाजपा सरकार में हो रहा है। खासकर कानून व्यवस्था को बेहतरीन बनाने के लिए विशेष अभियान के तहत व दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व अन्य आपराधिक एवं अराजक तत्वों को भी जेल की सलाखों में ही भेजा जाएगा, जहां मेरी सरकार ने इनकी जेल के बाहर नहीं बल्कि जेल के अंदर ही सही जगह होती है। इतना ही नहीं बल्कि वर्तमान भाजपा सरकार ने जाति, धर्म व राजनीतिक द्वेष की भावना के तहत जिन लोगों को खासकर धरना प्रदर्शन आदि के नाम पर जबरदस्ती गलत धाराओं में फंसा के उन पर अनेकों केस चलाए हुए हैं, तो उन मामलों की भी सही से जांच करा के उनके केस भी खत्म कर दिए जाएंगे। अर्थात वर्तमान भाजपा सरकार ने प्रदेश की जेलें जो अधिकांश ऐसे लोगों से
भर दी गई हैं तो उन्हें खाली करा के केवल यहाँ आपराधिक तत्वों को ही रखा जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में खासकर शिक्षा के क्षेत्र में व अन्य और विभागों के भी कर्मचारी जो आए दिन अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन एवं हड़ताल आदि करते रहते हैं, तो उन सभी मामलों को निपटाने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा और उनकी सही मांगों को मान लिया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि कुछ महीने पहले मैंने दिनांक 7 सितंबर को प्रबुद्ध वर्ग की सुरक्षा, सम्मान व तरक्की आदि को लेकर किए गए सम्मेलन में तथा इसके बाद दिनांक 9 अक्टूबर को मान्यवर श्री कांशीराम जी की पुण्यतिथि के मौके पर भी मैंने सर्व जनहिताय व सर्व जन सुखाय को लेकर जो भी कार्य करने के लिए कहा है तो उन पर भी जरूर अमल किया जाएगा। लेकिन ये सभी कार्य करने के लिए इस चुनाव में यहाँ बीएसपी की सरकार बनाना बहुत जरूरी है। बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए पार्टी के लोगों को वोट पड़ने तक या सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां चुनाव होने से कुछ समय पहले व चुनाव के दौरान भी अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया व ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल करती हैं, तो उससे आप लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। जैसे आप लोगों को मालूम है कि जब सन 2007 में यूपी में विधानसभा के लिए आम चुनाव हो रहे थे, तो उस दौरान तो ओपिनियन पोल और सर्वे मीडिया के लोग ओपिनियन पोल और सर्वे क्या दिखा रहे थे सन 2007 के विधानसभा आम चुनाव में कि बीएसपी तीसरे नंबर पर रहेगी, ये दिखा रहे थे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट पलट गया, उल्टा हो गया और जिसको तीसरे नंबर पर बीएसपी को कह रहे थे बीएसपी पहले नंबर पर आ गई, जिसको पहले नंबर पर कह रहे थे वो तीसरे पर चले गए। तो आप लोगों को पूरी मेहनत करके, रात दिन मेहनत करके तो अपने उम्मीदवारों को जिताकर यहाँ अपनी सरकार बनाना है और इनके ओपिनियन पोल और सर्वे को आप लोगों को खारिज करना है और ये सब आप लोगों के हाथों में है। इसके साथ ही पूर्व की तरह इस चुनाव में भी विरोधी पार्टियों ने विभिन्न रूपों में जो अपने हवा हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी किए हैं, जिन्हें सत्ता में आने के बाद ये पार्टियां अधिकांश अमल में नहीं लाती हैं, तो उनके बहकावे में भी आप लोगों को कतई नहीं आना है। जबकि इस मामले में बीएसपी किसी भी चुनाव में विरोधी पार्टियों की तरह अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है, क्योंकि बीएसपी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। और ऐसा हमने यहाँ यूपी में अपनी चारों रही सरकारों के दौरान करके भी दिखाया है। इतना ही नहीं बल्कि हमारी पार्टी की चारों रही सरकारों ने प्रदेश में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को सुधारने के साथ साथ प्रदेश के विकास व आम जनहित के लिए जो असंख्य अति महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, वो अभी तक यहाँ किसी भी विरोधी पार्टी की सरकार ने नहीं किए हैं, बल्कि ज्यादातर उन्हीं ही कार्यों के नाम व स्वरूप आदि बदलकर अब विरोधी पार्टियों की सरकारें उन्हीं को ही भुनाने में लग रही हैं। और इस मामले में आप लोगों को ये मालूम है कि बीएसपी की रही सरकार गौतम बुद्ध नगर के जेवर क्षेत्र में ताज इंटरनेशनल एयरपोर्ट व एविएशन हब एवं नोएडा से बलिया तक 8 लेन की गंगा एक्सप्रेसवे आदि परियोजनाओं के द्वारा यूपी में रोजगार व विकास को नया आयाम
दे रही थी जब बीएसपी की सरकार थी, आप लोगों को मालूम है। लेकिन इनकी पूरी तैयारी के बावजूद भी उस समय की हमारी पूरी तैयारी हो गई थी, जेवर एयरपोर्ट बनाने का भी, एविएशन हब का भी, और ये बलिया तक 8 लेन की जो गंगा एक्सप्रेस वे वो भी सब पूरी तैयारी हो गई थी, पूरा प्रारूप तैयार हो गया था। लेकिन इनकी पूरी तैयारी के बावजूद भी उस समय केंद्र में कांग्रेस पार्टी पावर में थी, हमने उधर फाइल भेजी, लेकिन कांग्रेस ने उसमें अड़ंगा लगाकर तो इन कामों को नहीं होने दिया। हमारा सहयोग करने की बजाय असहयोग का कार्य किया। पहले सपा वे अब भाजपा सरकार का कार्यकाल गुजरने के बाद हमारी पार्टी जब सत्ता से बाहर हो गई, उसके बाद सपा पावर में आई, बीजेपी पावर में आई। पहले सपा और वह अब भाजपा सरकार का कार्यकाल गुजरने के लगभग 1 दशक बाद इन महत्वाकांक्षी योजनाओं का शिलान्यास हुआ है, केवल शिलान्यास हुआ है, जबकि विकास के ऐसे कामों को समय से शुरू होकर अब तक पूरा भी हो जाना चाहिए था। किंतु अब चुनाव के समय इनकी नींव रखे जाने पर सरकार की नियत व नीति पर शक उठाना स्वाभाविक है। ये केवल इनके चुनावी हथकंडे हैं, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। केवल ये शिलान्यास करते हैं, घोषणाएं करते हैं और काम को जमीनी तौर पर अमली जामा नहीं पहनाते हैं। और ये जो मैंने कुछ कामों का जिक्र किया जो बड़े बड़े काम थे, और इससे बड़े पैमाने पर पश्चिमी यूपी के लोगों को रोटी रोटी के साधन मिल जाते। ये जो यदि उस समय सेंटर में कांग्रेस की सरकार इन कार्यों में रोड़े नहीं लगाती तो मेरे ख्याल ये सारे काम शुरू हो जाते और पश्चिमी यूपी के लोगों को बड़े पैमाने पर यहाँ रोटी रोटी के साधन मिलते। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया और बाद में सपा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी केवल वो फाइलें घुमाती रही। और जब अब चुनाव नजदीक आ गया, यूपी का जैसे ही चुनाव नजदीक आने वाला था तो केवल फॉर्मेलिटी पूरी करके कि हम शिलान्यास करके हम ये बना रहे हैं वो बना रहे हैं, लेकिन किया कुछ नहीं। यदि इनकी नीयत साफ होती तो 5 साल के अंदर ये सारा काम हो जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को इस चुनाव में अपने हित व कल्याण के लिए या फिर से यूपी में बीएसपी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार बनाना बहुत जरूरी है। और इसके लिए पार्टी के लोगों को वोट पड़ने वाले दिन कोरोना नियमों का भी पालन करते हुए सबसे पहले सुबह उठते ही व समय से अपने अपने पोलिंग बूथों पर अपना वोट डालने के लिए जरूर जाना है। इसके साथ ही आपका वोट अन्य कोई व्यक्ति ना डाल सके, इसका भी आप लोगों को खुद ही ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अपनी पार्टी का कोई भी वोट पड़ने से ना रह जाए तो उसका भी पार्टी की हर पोलिंग बूथ की कमेटी को विशेष ध्यान रखना है। और अब मेरी बीएसपी के लोगों से यही अपील है कि पार्टी ने यहाँ आपके मेरठ मंडल में जिन भी विधानसभा की सीटों पर अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को चुनाव के मैदान में उतारा है, जो यहाँ आप लोगों के बीच में यहाँ मौजूद हैं। हमारे मेरठ मंडल के बीएसपी के प्रत्याशी तो यहाँ आपके सामने इधर मंच पर मौजूद हैं। मेरी आप लोगों से पुरजोर अपील है कि मेरठ मंडल के बीएसपी के इन सभी प्रत्याशियों को आप लोग वोट वाले दिन अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के इनको आप लोग जरूर जिताएंगे। और फिर से आपको यहाँ सन 2007 की तरह ही बीएसपी की अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनाना है। तभी फिर प्रदेश में अमन चैन कायम होने के साथ साथ यहाँ सभी धर्मों व वर्गों के लोगों का भी सही से विकास व उत्थान आदि हो सकता है। साथ ही यहाँ अन्याय, अपराध, भय व भ्रष्टाचार मुक्त एवं विकास युक्त वातावरण भी पैदा हो सकता है तथा तभी फिर यहाँ परम पूज्य
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी सपना सही साकार हो सकता है। इस उम्मीद के साथ ही मेरा यही कहना है कि अब आपको, जो मैंने एक नारा दिया है, अब आपको हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। आप लोगों को हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। और मैं आप लोगों को इस विश्वास के साथ ही अब मैं पुनः अपनी पार्टी के सभी उम्मीदवारों को जिताने की पुरजोर अपील करते हुए अपनी बात यही समाप्त करूं। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से ये दरखास्त करना चाहती हूं कि अब वोट पड़ने के लिए समय बहुत कम रह गया है, तो वोट पड़ने तक तो विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद हथकंडे इस्तेमाल करके तो आप लोगों को गुमराह करने का ये विरोधी पार्टियां प्रयास करेंगी। लेकिन आप लोगों को गुमराह नहीं होना है, बल्कि आप लोगों को तो मेरठ मंडल की जितनी विधानसभा की सीटें हैं, हर विधानसभा में तो हमारी पार्टी ने जो पोलिंग बूथ की कमेटी बनाई है, तो हर पोलिंग बूथ की कमेटी की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो सेक्टर और विधानसभा की कमेटी की देखरेख में अपनी पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का पूरा प्रयास करें। और मैं खास तौर से विधानसभा की कमेटी को, सेक्टर की कमेटी को और पोलिंग बूथ की कमेटी से मैं पुरजोर अपील करती हूँ, यदि आप लोग इस चुनाव में अपनी जिम्मेवारी को ईमानदारी निष्ठा से निभा लेते हैं, तो फिर हमारा उम्मीदवार कोई हार नहीं पाएगा। सारे के सारे उम्मीदवार जो चुनाव जरूर जीतेंगे। और जब हमारी पार्टी के मेरठ मंडल के उम्मीदवार जीतेंगे तो उसका श्रेय तो मैं पार्टी के वरिष्ठ लोगों को नहीं दूंगी, इसका श्रेय मैं उम्मीदवारों को नहीं दूंगी, बल्कि जो पोलिंग बूथ की कमेटी है, विधानसभा की कमेटी है, सेक्टर की कमेटी है, तो उसका क्रेडिट मैं उसको दूंगी। इसलिए मेरा पोलिंग बूथ की कमेटी के लोगों से खास दरखास्त है कि आप लोग पूरी ईमानदारी निष्ठा से तो अपने इन सभी उम्मीदवारों को जिताएं और बीएसपी का जो हाथी चुनाव चिन्ह है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको भारी वोटों के अंतर से जरूर जिताएं। इस पुरजोर अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत।